फिल्म की शुरुआत क्रिस्टीन लुकस की लाल आंखों के बेहद क्लोजअप से होती है, जो 40 वर्षीय महिला है और एक ऐसे बेडरूम में जागती है जिसे वह पहचानती नहीं है। उसे पता नहीं है कि वह कहाँ है और अपने आसपास कुछ भी नहीं पहचानती है। वह चौंक जाती है कि उसके बगल वाले बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी सो रहा है। वह बाथरूम जाती है और दीवार पर खुद की उम्रदराज महिला के रूप में तस्वीरें चिपका हुआ पाती है। वह अपने बगल वाले बिस्तर पर एक आदमी की तस्वीर भी देखती है जिस पर लिखा है, बेन, तुम्हारा पति। इसमें से कुछ भी उसे याद नहीं आता। बेडरूम में उस आदमी से सामना होने पर वह उसे बताता है कि वह उसका पति बेन है। उनकी शादी को दशकों हो चुके हैं। वह उसे बताता है कि 10 साल पहले वह एक भयानक कार दुर्घटना में शामिल थी जिससे उसका दिमाग खराब हो गया था। हर शाम जब वह सोने जाती है तो वह सब कुछ भूल जाती है। अगली सुबह एक खाली स्लेट के साथ जागना, जिसमें 20 की उम्र के बाद से उसके जीवन की कोई याद नहीं है। बेन को हर सुबह एक ही दिनचर्या से गुजरना पड़ता है। वह क्रिस्टीन को तस्वीरें दिखाता है और उसे अपने रोमांस और शादी की कहानी सुनाता है। इसके बाद बेन काम के लिए तैयार हो जाता है और पास के स्कूल में पढ़ाने के लिए निकल जाता है। जब क्रिस्टीन घर के चारों ओर देख रही होती है तो डॉक्टर नैश नामक एक न्यूरोलॉजिस्ट कॉल करता है। वह उसे बताता है कि वह पिछले कुछ सालों से उसके पास इलाज करवा रही है। वह उसे अपनी अलमारी के अंदर छिपे एक वीडियो कैमरे को खोजने के लिए कहता है। डॉक्टर नैश क्रिस्टीन को कैमरे के बारे में बेन को न बताने के लिए कहता है। वह उसे वीडियो देखने और उसे वापस कॉल करने का निर्देश देता है। क्रिस्टीन अपनी एक वीडियो डायरी देखती है जिसके बारे में वह अनजान है। पिछले 2 हफ्तों में उसने एक वीडियो डायरी रिकॉर्ड की है जिसमें उसने अब तक जो कुछ सीखा है उसे दिखाने के लिए एक विस्तारित फ्लैशबैक दिखाया गया है। फिर वह डॉक्टर नैश से मिलती है जो बताते हैं कि वह अपने पति की जानकारी के बिना कुछ समय से उनसे मिल रही है। वह उसकी स्थिति से निपटने में उसकी मदद करने की कोशिश करता है। डॉक्टर नैश ने आगे बताया कि उसकी याददाश्त 10 साल पहले चली गई थी जब उस पर हमला किया गया था और उसे एयरपोर्ट होटल के पास मृत समझकर छोड़ दिया गया था। हालांकि वह बहुत उलझन में है। उसके पति ने कहा था कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। उसे आश्चर्य है कि बेन ने उसकी भूलने की बीमारी के बारे में उससे झूठ क्यों बोला। डॉक्टर नैश का सुझाव है कि शायद यह आसान है। डॉक्टर नैश फिर उसे वापस उस जगह ले जाते हैं जहां वह हमले के बाद मिली थी। उम्मीद है कि इससे उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। उसे एयरपोर्ट के पास पाया गया और जिस आदमी ने उसे पाया उसने बताया कि यह बहुत समय पहले की बात है। उसे नग्न अवस्था में खून से लथपथ पाया गया, सिवाय पास के होटल से एक प्लास्टिक शीट के। वह सवाल करती है कि वह एक होटल में क्यों रह रही थी, जबकि डॉक्टर नैश का सुझाव है कि यह संकेत हो सकता है कि उसका कोई अफेयर चल रहा था। मेडिकल जांच से पता चला कि हमले से ठीक पहले उसने संभोग किया था। बाद में उस शाम वह घर वापस आ जाती है और अपनी नई खोज को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। रात में जब वह सोती है तो उस पल की यादें उभरती हैं जब होटल में किसी ने उस पर हमला किया था। अगले दिन डॉक्टर नैश उसे कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ तस्वीरें बेतरतीब ढंग से ली गई हैं और कुछ उसकी फाइल से। एक विशेष तस्वीर क्लेयर नाम की लाल बालों वाली महिला की तस्वीर में अलग तरह की तंत्रिका उत्तेजना पैदा करती है। घर पर जब वह बेन से इस बारे में पूछती है तो बेन उसे बताता है कि क्लेयर उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जो दुर्घटना के बाद क्रिस्टीन की हालत को संभाल नहीं पाई। वह विदेश चली गई है और उसने क्रिस्टीन से संपर्क खत्म कर लिया है। इसके बाद बेन उसे क्लेयर के साथ तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि उसने उसे बचाने के लिए यह बात उससे छिपाई थी। अगले दिन क्रिस्टीन को यादें ताजा हो जाती हैं और उसे याद आता है कि उसका एक बेटा था। वह अपने बच्चे को छिपाने के लिए गुस्से में बेन से भिड़ जाती है। हालांकि उसे आश्चर्य होता है कि वह कहता है कि उनके बेटे, जिसका नाम एडम था, की मृत्यु 8 वर्ष की आयु में मेनिंजाइटिस से हुई थी। उसने उसे उस अनुभव के दर्द को फिर से जीने से बचाने के लिए इन सभी रहस्यों को उससे दूर रखा है। इसके बाद रोते हुए वह इन दर्दनाक खोजों को रिकॉर्ड करना जारी रखती है। सोते समय क्रिस्टीन बच्चे एडम की अपनी यादों से जूझती रहती है जो एक दुष्ट अजीब सपने में समाप्त होती है। एक सपना जिसमें एडम उसके चेहरे पर एक निशान वाले आदमी का चित्र छोड़ता है। चित्र पर माइक लिखा है। अगली सुबह वह डॉक्टर नैश को बताती है कि उसे लगता है कि माइक उस आदमी का नाम है जिसके साथ उसका संबंध था और वह उसका हमलावर था। नैश उसे दिलासा देने के लिए उसे गले लगाता है और लगभग उसे चूम लेता है। हालांकि उसकी जैकेट खुलती है और उसका अस्पताल का पहचान पत्र और उसका पूरा नाम माइक नैश दिखाई देता है। वह एक दृष्टि देखती है जिसमें नैश एक होटल में उस पर हमला करता है। क्रिस्टीन तुरंत पीछे हट जाती है और उससे भाग जाती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और उसे घर पर छोड़कर एक शामक दवा देता है। उस दिन बाद में उसका फोन बजता है। यह डॉक्टर नैश है। वह उसे बताता है कि उसने उसे शांत करने के लिए एक हल्की शामक दवा दी थी। वह उसे समझाता है कि उसने जो अनुभव किया उसे वे कन्फेब्युलेशन कहते हैं। उसकी कल्पना उसकी यादों में अंतराल को भर रही थी और उसे उस आदमी में बदल रही थी जिसने उसके साथ ऐसा किया था। अगले दिन क्रिस्टीन फिर से डॉक्टर नैश से मिलती है। उसे नहीं लगता कि वह अब उसका इलाज कर सकता है क्योंकि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं और यह पूरी तरह से गैर पेशेवर है। उनके जाने से पहले डॉक्टर नैश उसे एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। 2007 में बेन ने उसे एक सहायक देखभाल सुविधा में रखा था और बाद में 2009 में उसने उसे देखभाल सुविधा में छोड़कर तलाक दे दिया। इसके अलावा उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्लेयर देखभाल सुविधा में उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। नैश फिर क्लेयर का फोन नंबर उसे देता है। यह रहस्योद्घाटन सुनने के बाद क्रिस्टीन गुस्से में अपने पति से पूछती है कि उसने 4 साल पहले उसे तलाक क्यों दिया। वह सच्चाई जानना चाहती है। वहाँ वह बताता है कि जब उन्होंने अपने बेटे को खो दिया तो वह उदास हो गया था, इसलिए उसने उसे तलाक दे दिया और उसे देखभाल केंद्र में छोड़ दिया।
हालांकि उसने जल्द ही अपना मन बदल लिया और उसके पास वापस आ गया। उसने वादा किया कि वह उसे फिर कभी नहीं छोड़ेगा। यह सच्चाई जानने के बाद क्रिस्टीन उसकी स्थिति को समझती है और उसे गले लगा लेती है। उस दिन बाद में क्रिस्टीन अपनी सबसे अच्छी दोस्त क्लेयर से संपर्क करती है। जैसे ही वह क्लेयर की आवाज सुनती है, उसे क्लेयर के साथ अपनी पिछली यादों की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। वे एक स्थानीय पार्क में मिलने के लिए सहमत होते हैं। अपनी मुलाकात में क्लेयर बताती है कि उनके रिश्ते में दरार क्यों आई। क्रिस्टीन के पति बेन और क्लेयर ने क्रिस्टीन की याददाश्त खोने के दुख के कारण एक बार अंतरंग मुलाकात की। बेन और क्रिस्टीन की शादी को बरकरार रखने के लिए बाध्य महसूस करते हुए क्लेयर ने उससे संपर्क समाप्त कर दिया और उनके जीवन से दूर हो गई। क्षमा मांगने के बाद क्लेयर क्रिस्टीन को बेन द्वारा लिखा गया एक पत्र देती है। बेन ने अलग होने से कुछ समय पहले उसे यह पत्र भेजा था। उसने क्लेयर से कहा कि वह इसे क्रिस्टीन को दे दे और जब वह ठीक हो जाए तो उसे पढ़कर सुनाए। पत्र में बेन क्रिस्टीन को बताता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी हालत के कारण उसे देखभाल सुविधा में रखना पड़ा। वह वहां खुश दिख रही थी। उसने अपने बेटे एडम की खातिर उसे छोड़ने का फैसला किया। एडम उसकी याददाश्त खोने को समझ नहीं पा रहा था और उससे डरने लगा था। बेन का मानना था कि एडम की खातिर उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए और वह उससे समझने की भीख मांगता है। इस पत्र को पढ़ने के बाद क्रिस्टीन समझती है कि बेन के लिए अपनी भूलने की बीमारी से निपटना कितना मुश्किल था। उसके प्यार और देखभाल के लिए कृतज्ञता से क्रिस्टीन एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें कहती है कि बेन उसका प्रेमी और रक्षक है और वह उसके साथ जीवन बिताना चाहती है। रात में वह बेन को डिजिटल कैमरे पर बनाया गया वीडियो दिखाने का फैसला करती है। वह उसे यह भी बताती है कि वह काफी समय से डॉक्टर नैश से मिल रही है। वह स्वीकार करती है कि उसे पहले बेन पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब वह उस पर पूरी तरह भरोसा करती है। हालांकि बेन गुस्से में क्रिस्टीन पर नैश के साथ संबंध होने का आरोप लगाता है। वह उसे मारता है और बाहर निकल जाता है। टेलीफोन पर क्रिस्टीन क्लेयर से बात करती है कि अभी क्या हुआ। क्लेयर उलझन में है क्योंकि वह बेन को जानती है और मानती है कि वह एक बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है जो कभी उस पर इस तरह से हमला नहीं करेगा। इसलिए क्लेयर बेन को फोन करने का फैसला करती है। कुछ क्षण बाद क्लेयर ने क्रिस्टीन को वापस फोन किया। उसने क्रिस्टीन को बताया कि बेन ने दावा किया है कि उसने उसे 4 साल से नहीं देखा है। क्लेयर ने क्रिस्टीन से पूछा कि वह किस बेन के साथ रह रही है और क्या उसके चेहरे के दाहिने हिस्से पर कोई निशान है। उसने बेन की तस्वीर देखी, कोई निशान नहीं था। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वह जिस आदमी के साथ रह रही है वह बेन नहीं है। शादी की तस्वीर नकली है। क्रिस्टीन तुरंत घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह क्रिस्टीन फिर से बिना किसी याद के जागती है। उसे कैमरा मिलता है और वह अपनी एंट्री देखती है जिसमें लिखा है कि वह बेन से प्यार करती है और उसके साथ जीवन बिताना चाहती है। बेन ने क्रिस्टीन को फोन किया और उसे सामान पैक करने के लिए कहा क्योंकि वे उस रात एक यात्रा पर जा रहे हैं। उस रात बेन उसे उस होटल में ले जाता है जहां वह मिली थी। होटल के कमरे में उसे 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उसकी झलक मिलती है। उसने खुलासा किया कि वह माइक है जिसके साथ उसका अफेयर था। फिर क्रिस्टीन को याद आता है कि माइक चाहता था कि वह बेन को उनके अफेयर के बारे में बताए, लेकिन क्रिस्टीन ने मना कर दिया। उनकी बहस का नतीजा यह हुआ कि माइक ने क्रिस्टीन पर बुरी तरह हमला कर दिया, जिससे वह भूलने लगी। वह अनजाने में यह भी बता देता है कि क्रिस्टीन का बेटा एडम अभी भी जिंदा है। क्रिस्टीन के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए माइक उसके कैमरे से वीडियो डिलीट कर देता है और कहता है कि अब उसे बेन के रूप में भेष बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह क्रिस्टीन से कहता है कि वे साथ रहेंगे या कोई नहीं रहेगा। फिर से संघर्ष होता है, लेकिन इस बार क्रिस्टीन माइक को मार गिराती है और भाग जाती है। वह होटल से भागते समय होटल का फायर अलार्म बजाती है और एम्बुलेंस में इंतजार करते हुए कैमरे पर अपनी कहानी बताती हुई दिखाई देती है। क्रिस्टीन अस्पताल के बिस्तर पर जागती है और नैश उससे मिलने आता है, इस बार एक दोस्त के तौर पर और उसके थेरेपिस्ट के तौर पर नहीं। वह उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति माइक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह क्रिस्टीन को बताता है कि उसके पास आगंतुक आते हैं और उसे उम्मीद है कि यह यात्रा उन्हें वह सफलता प्रदान करेगी जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। असली बेन क्रिस्टीन से मिलने आता है। वह उसे बताता है कि उसे छोड़कर जाने का पछतावा है। वह किसी और को लेकर आया है, एडम, उनका बेटा जो मेनिंजाइटिस से कभी नहीं मरा। जब वह एडम को अपने कमरे में प्रवेश करते हुए देखती है तो उसकी यादें खुशी से भरे आंसुओं के साथ वापस आ जाती हैं। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है।